आखिर आज उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। रुचिका आज बहुत खुश थी। आखिर अथक प्रयास के बाद उसे एक स्कूल में सीनियर टीचर की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह भी अच्छी थी। मुंबई जैसे शहर में मथुरा से पढ़कर आई रुचि के लिए ये जॉब मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। महीनों की मेहनत अब रंग लाई थी। अब शायद वो और अमन घर और गाड़ी वगैरह की किस्तें आसानी से चुका पाएंगे, वरना इन दिनों महीने के आखिरी तक आते आते स्थिति कुछ डावाडोल हो जाती थी। मध्यम वर्गीय परिवार में वैसे भी महीने की आखिरी तक आते आते पैसे की तनातनी हो ही जाती है। पैसे की कमी के साथ आवास की समस्या अलग से परेशान किए रहती है। उन्होंने नई गृहस्थी को सजाने में कुछ ज़्यादा ही लोन ले लिया था। फिर अच्छा रहन सहन तो सबको पसंद होता ही है, इसलिए एक अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में खर्च भी बहुत हो जाता है। अब जब उसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई तो घर आकर खुशी खुशी ये खबर सुनाने के लिए माँ को फ़ोन किया। माँ ने हमेशा उससे प्रोत्साहित किया था और आज उसकी पढ़ाई में माँ का बहुत बड़ा योगदान था। वह जितनी रात भी जाग कर पढ़ती, माँ भी उसके साथ ही तो जगा करती थी। फ़ोन लगाकर वह माँ से अपनी सफलता बताना चाहती थी, पर उधर रिंग जाती रही, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर पापा को किया तो पापा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मीतू तो अभी कॉलेज में होगी, क्या पता उसकी क्लास चल रही हो, रुचिका ने सोचा। पर फिर नहीं रहा गया तो मीतू को फ़ोन लगा दिया। हेलो दीदी, अभी हम लोग मम्मी को लेकर हॉस्पिटल आए हैं, घर पहुंचकर बात करती हूँ। मीतू बड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। रुचिका को समझ नहीं आया कि मीतू इतनी धीमी आवाज़ में क्यों बात कर रही थी। मीतू की उदास आवाज़ से रुचिका को कुछ आशंका हुई और रुचिका थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो यह खुशखबरी सबसे पहले माँ को सुनाना चाहती थी। क्योंकि अमन को तो उसने इंटरव्यू से बाहर आते ही बता दिया था। वह भी बहुत खुश हुआ था और शाम को घर आकर सेलिब्रेट करने की बात कर रहा था। रुचिका मन कर रहा था अभी माँ पापा के पास पहुँच जाए और उन्हें यह खुशखबरी सुनाए। वैसे भी उनसे मिले हुए लगभग साल भर होने को आए थे। उसका मन उन्हें देखने को काफ़ी मचल रहा था। 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तब उसे अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, जिसका उसके साथ माँ पापा को भी बहुत अफसोस था। उस वक्त वह केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी और शादी के बाद ट्रांसफ़र होने में देर हो रही थी, इसलिए भावावेश और अमन के आग्रह पर उसने त्याग पत्र दे दिया था। उसके मध्यम वर्गीय परिवार में पापा ने बैंक की नौकरी में दोनों बहनों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। मीतू तो अभी पढ़ रही थी। उस वक्त तो जोश में आकर रुचि ने नौकरी छोड़ दी थी, पर बाद में नई शादी का खुमार उतर जाने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। फिर शादी के बाद रुचिका को घर गृहस्थी की चक्की में ऐसा पीसना पड़ा कि खुद के ऊपर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला।
पति भी थोड़ा सा स्वाभिमानी था। यह अभिमानी कहना ज़्यादा सही होगा। उसकी उतनी मदद नहीं करता था, इसलिए रुचिका व्यस्त से व्यस्त होती चली गई और घर के काम और सास ससुर की सेवा के बीच उसने अपने इस सपने को जिंदा रखा था कि वे दोबारा अपना करियर ज़रूर शुरू करेगी। अब पिछले साल देवर की शादी हुई तो सास ससुर उसके पास रहने चले गए। तब उसने फिर से जॉब करने की सोची। लगातार कई जगह कोशिश करने के बाद यह जॉब मिली थी उसे। अभी थोड़ी आर्थिक तंगी भी चल रही थी, क्योंकि घर और गाड़ी की किस्तें भरने में एक मुक्त रकम खर्च हो जाती थी और अब उसका ये सपना सच होने जा रहा था। रुचिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह जल्दी से जल्दी अपनी खुशी अपनी माँ के साथ बांटना चाहती थी। घर पहुंचकर रुचि ने पहले चाय बनाई और सोचा, जब तक माँ हॉस्पिटल से आ जाती है तब तक कल की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आराम से उनसे फ़ोन पर बात करूँगी। मेरे इस जॉब के बारे में जानकर वो यकीनन बहुत खुश होंगी। पर माँ को हुआ क्या है, सोचकर रुचि को फिर से चिंता होने लगी। शाम को मीतू का कॉल आया तो उसने उसे अपनी खुशखबरी सुनाई। फिर माँ से बात करने की इच्छा जाहिर की। अक्सर तो माँ अपना फ़ोन उठाती नहीं थी, इसलिए रुचि मीतू या पापा के मोबाइल पर ही फ़ोन कर दिया करती थी। माँ रुचि के जॉब की खबर सुनकर बहुत खुश हुई, पर माँ की आवाज़ में एक उदासी थी जिसे रुचि ने तभी थकावट समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रुचि रात को अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखती हुई बहुत उत्साहित थी। अमन ने आज खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। वे भी आज बहुत खुश था। नई जॉब में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि सब कुछ एकदम सुनियोजित था। अगला एक सप्ताह बहुत व्यस्तता भरा था। बीच में एक दिन मीतू से और माँ से बहुत संक्षिप्त बातचीत हुई थी। बहरहाल जॉब के बाद पहला रविवार था। रुचि ने जल्दी काम निपटाकर पापा को फ़ोन लगाया। सोचा आज माँ से खूब बातें करूँगी, पर पापा का फ़ोन जब लगा तो वे कहीं बाहर थे। उन्होंने कहा कि घर पहुंचकर सबसे बात करवा दूंगा। माँ को किया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। मीतू भी कहीं बाहर थी। जब उसने भी कहा कि बाद में बात करती हूँ तो रुचि को हिच हुई आई। अमन उधर अलग मुंह फुलाए बैठा था। कुल मिलाकर उसका दिन बोरिंग रहा। शाम को लगभग 4 बजे कपड़े धोकर सोफे पर बैठी ही थी कि मीतू का फ़ोन आया। वो छत पर आई थी सिर्फ रुचि से बात करने। रुचि ने जब पूछा कि मम्मी पापा से भी बात कराऊं तो जो कुछ भी मीतू ने बताया उससे रुचि का एकदम से दिमाग घूम गया। माँ की तबीयत 10 दिन पहले बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कैंसर का दूसरा स्टेज बताया था। उस दिन रुचि का इंटरव्यू था, इसलिए माँ ने उसे बताने को मना किया था। फिर जॉब मिलने से वह इतनी खुश थी तो माँ पापा ने रुचि की खुशी को देखते हुए कुछ दिन छुपाए रखा। अब माँ की कीमोथेरेपी शुरू होने वाली थी।
चूँकि माँ अभी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट स्थगित कर दिया था। मीतू के MBA के द्वितीय सत्र की परीक्षा होने वाली थी। वह कैसे अकेले संभालेगी सब कुछ, इसलिए आज मौका देखकर उसने रुचि को फ़ोन पर माँ की वास्तविक स्थिति बता दी थी। सुनकर पहले तो रुचि का दिमाग शून्य हो गया, पर फिर मीतू को हिम्मत दिलाते हुए बोली, तो फिक्र मत कर मीतू, मैं कुछ सोचती हूँ। माँ की बीमारी जानकर दोनों बहनें बहुत परेशान थी। फिर दोनों बहनों ने तय किया, जब रात में सब सो जाएंगे तब दोनों फिर से इस बारे में बात करेंगी। रुचि किसी तरह मीतू को फ़ोन पर तो ढांढस बांध रही थी, पर अंदर से उसका मन जार जार हो रहा था। मीतू से बात करके जब कमरे में आई तो अमन यूं ही बेड पर लेटा था। वह रुचि की आंखों में आंसू देखकर चौंक गया। रुचि ने जब माँ के कैंसर होने की बात बताई तो अमन भी चिंतित हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ रुचि, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो रुचि ने बिना कुछ बोले उसके गले लग गई। कुछ देर अमन रुचि का पेट सहलाता रहा और रुचि उसने जैसे मूक होकर अपनी सारी व्यवस्था कह डाली थी। पति का साथ पाकर रुचि भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। अमन ने तुरंत रुचि के साथ जाने की तैयारी शुरू कर दी। अमन ने फिलहाल 4 दिनों की छुट्टी ली और रुचि ने भी छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। दोनों अगले दिन ही रवाना हो गए। वहां जाकर माँ को देखने के बाद रुचि एकदम सकते में आ गई। माँ बहुत कमज़ोर सी दिखी, जैसे पहचान में ही नहीं आ रही थी। पापा बिल्कुल उजड़े से लग रहे थे और मीतू उससे लिपटकर इतना रोई कि उसके कान्हे का दुपट्टा पूरा गीला हो गया था। शायद इतने दिनों सब कुछ अकेले संभालते संभालते टूट सी गई थी। थोड़ी देर में सब संयत हुए तो रुचि ने साहस करके माँ के टेस्ट और इलाज के सारे पेपर देखे। फिर अगले दिन अमन और रुचि भी सबके साथ डॉक्टर के पास गए। पापा के दोस्त का बेटा अपोलो में था, इसलिए माँ का इलाज अच्छे से हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अब कीमोथेरेपी जल्दी शुरू कर देना चाहिए, वरना कैंसर और फैल सकता है। पर साथ ही ये भी कहा कि अभी माँ इतनी कमज़ोर है कि यह ट्रीटमेंट सह नहीं पाएगी। हॉस्पिटल से घर आकर माँ को हल्का फुल्का खाना खिलाकर सुला दिया गया था। सोते हुए माँ बिस्तर पर एक पतली गठरी जैसी लग रही थी। शानदार व्यक्तित्व की मालकिन माँ को ऐसे देखकर रुचि का मन हाहाकार कर रहा था। पापा को खाना परोसते हुए रुचि ने देखा तो पापा कुछ खा नहीं रहे थे, बस थाली में हाथ इधर से उधर घुमा रहे थे। रुचि ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वे फफक कर रो पड़े। बार बार यही कह रहे थे, बड़ी बहू ने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं? कितनी कमज़ोर है देखो, उसका इलाज ऐसे कैसे शुरू होगा जब वे इतनी कमज़ोर है बेटा। फिर भावुक होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, बड़ी बहू को बचा लो बेटा, अपनी माँ को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। फिर पापा बिना कुछ खाए हाथ धोकर भगवान जी के आगे जाकर बैठ गए। अस्पष्ट स्वरों में मंत्र पढ़ते जाते और उनके आंसू जैसे
थम ही नहीं रहे थे। यह सब देखकर रुचि का मन ही नहीं किया कुछ खाने का। उसने तो माँ से और दादी से यही सुना था। वह 15 साल की थी। माँ जब पापा के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी और पापा शायद 20 साल के। दादी घर की बड़ी बहू होने के नाते माँ को इसी नाम से पुकारने लगी थी, बड़ी बहू। उन्होंने अपनी बड़ी बहू के साथ यानी बस अपनी पत्नी के साथ जीवन की हर सांस से बांध ली थी। फिर पापा ने भी वही नाम पकड़ लिया था, बड़ी बहू। यह संबोधन कभी कभी सुनने वालों को थोड़ा अटपटा लग जाता, पर इन दोनों के प्रगाढ़ प्रेम की वानगी ये कि अभी भी पापा जब माँ को प्यार से बड़ी बहू कहकर पुकारते तो माँ के गाल लाल हो जाते। सबका प्रेम होता ही ऐसा था कि विवाह दो दिलों को भी परस्पर त्याग, तपस्या और प्रेम के सुदृढ़ बंधन में ऐसा बांध कर रखता था कि साथ छूटने की बात से ही जान निकल जाती थी। पापा माँ भी एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। ये आज रुचि को एक बार और समझ में आ गया। अचानक रुचि को मीतू का ख्याल आया। उसने उसे ढूंढा तो वे माँ का हाथ पकड़कर सो गई थी। न जाने छोटी सी मीतू अब तक सब कैसे संभाल रही थी। उसे मीतू का चेहरा देखकर बहुत दया आई। उसे चादर ओढ़ाने गई तो मीतू के गालों पर बहकर सुख आए आंसू देखकर रुचि को दुख को संभालना मुश्किल हो रहा था। रुचि अमन के पास गई तो वे भी माँ की हालत के बारे में ही सोच रहा था। एक दिन बाद दोनों को ज्वाइन भी करना था, अतः दोनों आपस में बात करने के लिए ऊपर छत के एक किनारे चले गए। देखो अमन, माँ की हालत देखते हुए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, पर रुचि ये तुम्हारा ड्रीम जॉब है। तुमने वर्षों मेहनत की है। अभी 1 महीने के बाद तुम्हें वहाँ परमानेंट कर दिया जाएगा और सैलरी भी कितनी अच्छी है इस जॉब में। कुछ साल में ही सारा लोन उतर जाएगा। तुम अभी मेरे साथ चलो, फिर कुछ दिन की छुट्टी लेकर आकर माँ की सेवा कर जाना। रुचि ने कहा, ठीक है, मैं पापा और मीतू को समझाकर तुम्हारे साथ निकलने का इंतजाम करती हूँ। रुचि जब कमरे में आई तो माँ को बेतहाशा होकर रोते देखा। रुचि चली गई। मेरा बच्चा चला गया, मुझे उसका खोजना भरना था। न जाने मैं कैसी नींद सो गई थी। आग लगे ऐसी नींद को आपने और मीतू ने मुझे सोए क्यों रहने दिया। मेरी रुचि चली गई। अब अगली बार तो मेरी मौत पर ही आएगी। अपने बच्चे का चेहरा अब कहाँ देख पाऊंगी। ऐसी मरी बीमारी हुई है मुझे कि कमजोरी के मारे अपने सोने बेटी को कुछ बनाकर खिला भी नहीं पाई। माँ रो रो कर बोले जा रही थी। न मीतू की सुन रही थी न पापा की। तभी रुचि आकर उनके गले लग गई। वैसे देखा जाए तो माँ इतनी कमजोर हो गई थी कि रुचि ने ही उन्हें गले से लगा लिया था। रुचि को देखकर माँ उसे गले से चिपटाए जा रही थी और बोले जा रही थी, मेरी रुचि नहीं आई अभी, मत जाओ बिटिया, अब वैसे भी मैं नहीं बचूंगी। रुचि ने महसूस किया माँ की एकदम हड्डियाँ निकल आई थी। प्लांस में रुचि को माँ की जिंदगी के आगे
अपने सारे सपने बौने लगने लगे। मैं कहीं नहीं जा रही है माँ, और तुमको कैंसर को भगाकर अभी बहुत सालों तक जीना है। अमन कुछ कहने जा रहा था तो रुचि ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मीतू खुशी से आकर रुचि के गले लग गई। पापा हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। रात में रुचि ने अमन को अपना इस्तीफा पकड़ाते हुए कहा, वैसे तो मैंने अपने रिजाइन लेटर मेल कर दिया है। यह हार्ड कॉपी तुम कुरियर कर देना। मेरे लिए माँ से बढ़कर कोई सपना नहीं। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहकर उनकी सेवा करूँगी। माँ के आगे ऐसी 1000 नौकरी कुर्बान। माँ जिंदा रहेगी तब तो ऐसी कितनी ही नौकरियाँ मुझे मिल जाएगी, लेकिन एक बार माँ चली गई तो फिर माँ कहाँ से मिलेगी। अमन ने EMI का सोचते हुए रुचि को कहा, रुचि एक बार और सोच लो, चाहो तो थोड़े दिन की छुट्टी और बढ़ा लो और बाद में आकर ज्वाइन कर लेना। अब रुचि ने और भी दृढ़ता से कहा, नहीं अमन, ऐसे वक्त मैं अपने माता पिता की मदद ज़रूर करूँगी, वरना माँ की देखभाल के लिए हाथ कौन बढ़ाएगा। तुम देख नहीं रहे अभी इनको एक सशक्त सहारे की कितनी ज़रूरत है। अमन अब कुछ नहीं बोल पाया। अगले दिन अमन को विदा करके रुचि ने माँ को दवाई देने से लेकर खाने पीने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। मीतू को भी सख्त हिदायत दे दिया कि माँ की देखभाल के साथ वह इम्तिहान की तैयारी भी जारी रखें और इम्तिहान ज़रूर दे। मीतू अपना 1 साल बर्बाद होने से बच गया सोचकर खुश हुई। पापा अक्सर कहते कि रुचि जैसी बेटी भगवान सबको दे। तुम जो अभी अपनी माँ के लिए इतना कर रही हो, मेरी इतनी सहायता कर रही हो, देखना तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। अगले कुछ दिन रुचि के पैर में जैसे चक्के लग गए थे। दौड़कर माँ को दवाई, खाना समय पर देना, पापा की हिम्मत बनाए रखना और खाली समय में मीतू को परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी थी। 8वें दिन जब माँ की पहली कीमोथेरेपी हो रही थी तो रुचि पापा और मीतू के साथ लगातार मन में भगवान की प्रार्थना किए जा रही थी। और उस दिन शाम को बहुत दिनों के बाद पापा समोसे और जलेबी लेकर आए थे। माँ की थेरेपी सफल रही थी। घर में दुख के बादल छटते हुए से प्रतीत हो रहे थे। माँ थककर सो रही थी। माँ के क्लांत मुंह पर एक शांति थी। देखकर रुचि ने एक संतोष की सांस ली। रुचि रात को सोने से पहले लगभग रोज अपना मेल और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती थी और आज उसने देखा उसके स्कूल से एक मेल था। उसका इस्तीफा मंजूर करके 7 दिनों की सैलरी उसके अकाउंट में डाल दिया गया था। थोड़ी देर को रुचि को बुरा लगा, फिर उसने खुद को संयत कर लिया। उसे यूँ उदास देखकर अभी अभी कमरे में आई मीतू ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? तो रुचि ने मीतू को अपने त्यागपत्र देने की बात बताई और ये भी कहा कि वह यह बात किसी को भी कीमत पर माँ पापा को ना बताए। तो अब आप कोई दूसरी जॉब ढूंढोगे? मीतू ने पूछा तो रितु ने जोश के साथ कहा, मंजिलें और भी हैं, आगे
चलकर मुझे कई नौकरी मिल जाएगी, पर मेरी माँ सिर्फ एक है। अपनी माँ पर ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान। फिर दोनों बहनें मन में आशा के दीप संजोकर उस दिन की कल्पना करने लगी जब माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इस घर की खुशियाँ वापस लौट आएगी और पापा अपनी बड़ी बहू को स्वस्थ देखकर कितने खुश होंगे। और फिर वह दिन भी आया जब पूरे 4 महीने बाद माँ की ट्रीटमेंट पूरी हुई। अब वो कैंसर मुक्त थी और रुचि भी अब एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य निभाकर उससे फलीभूत होता देखकर बहुत खुश थी। अब तक माँ और पापा समझ चुके थे कि माँ की सेवा शुश्रूषा के लिए रुचि ने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की। माँ उससे ढेरों आशीर्वाद देती। पापा गर्व करते कि अब उनके 2 दोस्त रिश्तेदार जो कहते थे कि तुम्हें बेटा नहीं, तुम्हारी बुढ़ापे में मदद कौन करेगा, उनके लिए रुचि एक उदाहरण बन गई थी। मीतू भी अच्छे से इम्तिहान दे पाई थी। कल अमन माँ से मिलने और रुचि को लेने आने वाला था। रुचि अपना सामान बांध रही थी कि माँ कमरे में आई और रुचि को कसकर गले लगा लिया। मौन प्रेम की भाषा दोनों समझ रहे थे। आखिर परिवार के प्रेम और सहयोग से माँ ने कैंसर जैसे रोग पर विजय पाई थी। अब रुचि और मीतू कभी कभी उन्हें फाइटर माँ कह देते थे। जिस ढंग से रुचि ने अपनी जॉब, अपने सपने सब भूलकर अपनी माँ को एकदम स्वस्थ कर दिया, ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। तभी तो कहते हैं रिश्ता चाहे खून का हो, सामाजिक बंधन का, यह इस व्यवस्था से बनाया हुआ हो। त्याग और प्रेम से ही प्रिंस फलता और फूलता है। इस बार रुचि जब मायके से विदा होकर जा रही थी तो उसकी झोली आशीर्वाद से भरी हुई थी। माँ ने पहले की तरह अचार, मुरब्बा और न जाने कितनी चीज़ें भर दी थी और उसका आंचल भी भरा था, जिसे खोइचा भरना कहते हैं। शायद माँ के आशीर्वाद की वजह से ही इस बार जब रुचि ने एक बड़े रेप्यूटेड स्कूल में इंटरव्यू दिया तो उसे फिर एक बार अच्छे स्कूल में जॉब मिल गई। जब से पर माता पिता की दुआओं वाला हाथ रहता है तो ऐसे बच्चों को जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है।